कुछ साल पहले पाकिस्तान में खबर आई थी। खबर यह थी कि एक कब्रिस्तान में दफन होने वाली सभी महिलाओं की लाश के साथ कब्र में घुसकर कोई उसका रेप करता है और फिर कब्र को मिट्टी से ढक देता है। खबर आने के बाद उस क्षेत्र के कई परिवार सदमे में चले गए थे, क्योंकि किसी के मरने के बाद परिवार के लोग उन्हें मोक्ष के द्वार पर पहुंचाकर उनकी अच्छी यादों के साथ अपने घर लौट जाते हैं। तब अगर उसी अपने के साथ उस मोक्ष के द्वार पर कोई बदसलूकी करेगा तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। इस खबर के फैलने के कुछ दिन बाद ही उसी कब्रिस्तान में काम कर रहे एक शख्स ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसा कर रहा था। ये दोनों दोस्त उसी कब्रिस्तान में काम करते थे और जैसे ही किसी महिला की लाश को दफनाया जाता था तो शाम होने के बाद ये लोग मिट्टी हटाकर कब्र में घुसते थे और फिर बारी बारी से उसका रेप करते थे और फिर निकलकर वापस उसे मिट्टी से ढक देते थे। इस बीच दोनों में एक बीमार होकर मर जाता है, जिसके बाद अकेला ही वो शख्स इस घटना को लगातार अंजाम देता रहा। अपराध कबूलने के बाद उसे पाकिस्तान की संविधान के हिसाब से सजा दी गई थी। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं? जवाब है नहीं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर है बिहार के बांका जिले की, जहां एक नाबालिग बच्ची के शव को 3 जनवरी को कब्रिस्तान से निकालकर गायब कर दिया गया और जब उसकी तलाश हुई तो उसकी लाश पूरी तरीके से टुकड़े में मिलती है, जिसका सर, पैर, हाथ और दिल निकालकर शव को फेंक दिया गया था। यह मामला सिंगारपुर गांव के धौरैया थाना क्षेत्र का है। बच्ची 16 साल की थी और 1 जनवरी को उसकी मृत्यु टीबी की वजह से हुई थी। बच्ची मुस्लिम समाज की थी, इसलिए उसे 2 जनवरी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया और अगले ही दिन यानी कि 3 जनवरी को उसकी लाश वहां से गायब थी। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि शायद किसी जानवर ने उसकी लाश को निकाल लिया होगा, लेकिन जिस तरह से उसकी लाश मिली है उसके हालत के हिसाब से यह बात साबित नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर पर किसी प्रकार के नोचने का निशान नहीं है। सबके मिलने के बाद गांव के लोगों ने उसे फिर से दफना दिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि बच्ची की लाश के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया है। लेकिन जिस तरह की दरिंदगी एक मरी हुई बच्ची के साथ किया गया, वो ये बताता है कि कुछ मनुष्य मानवता से नीचे जाकर हैवान बन चुके हैं, जिनके लिए उन्हें अगर कोई सजा मिले तो कम होती है। अब दूसरी खबर, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर उन्हें पार्टी के प्रभार से हटाने का अनुरोध किया है, जिसके बारे में उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि निजी कारणों की वजह से मैंने कांग्रेस के आलाकमान से गुजारिश की है कि मुझे लाइट जिम्मेदारी दी जाए और जल्द से जल्द बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के नेता हैं और बिहार कांग्रेस के प्रभारी के साथ ही गुजरात कोटे से राज्यसभा के सदस्य भी हैं। अनुमान है कि 20 के विधानसभा चुनाव में और 19 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन हिल गया था, उसी से हताश होकर शक्ति सिंह गोहिल बिहार के प्रभार से मुक्त होना चाहते हैं। अगर आपको बताएं कि इन दोनों चुनाव में कांग्रेस ने क्या कुछ किया था, तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़कर मात्र 19 सीट जीत पाई, जबकि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 40 में से मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी। पिछले दिनों में यह खबर भी आई थी कि कांग्रेस अपने हार के बारे में मंथन कर रही है और इस खबर को आप उस खबर का अपडेट समझ सकते हैं। शक्ति सिंह गोहिल के बाद अगर बात की जाए कि बिहार के प्रभारी कौन होंगे, तो एक अनुमान ये कहता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को यह प्रभार मिल सकता है। सुरजेवाला पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए हो सकता है कि शक्ति सिंह गोहिल के बाद उन्हीं को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। जिम्मेदारी छोड़ने को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता भरत सिंह ने शक्ति सिंह गोहिल पर सीधा सवाल करते हुए कहा है कि गोहिल अब बिहार में क्यों रहना चाहेंगे? बिहार में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि बिहार को लूट लिया गया है। आलाकमान को चाहिए कि गोहिल के साथ साथ अध्यक्ष मदन मोहन झा और अखिलेश सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। कुछ नेता प्रशंसा करते हुए ये कह रहे हैं कि शक्ति सिंह गोहिल खुद पद छोड़कर एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब तीसरी खबर, बिहार में अगले 3 साल में 120 बाईपास बनाने का रोड मैप नीतीश सरकार ने तैयार किया है। सबसे अधिक 11 बाईपास बेगूसराय में बनेगा, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी और सबसे लंबा बाईपास कैमूर जिले में बनेगा, जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर की होगी। योजना बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत सुलभ संपर्कता योजना के अंतर्गत लिया गया है और बाईपास बनाने को लेकर हर जिले के आधार पर अध्ययन किया गया है और जिस जिले में जाम की समस्या ज्यादा है उसके हिसाब से वहां पर बाईपास बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग या नगर निकाय की वैसी सड़कों को चिन्हित किया गया है जिसे चौड़ा करके आसानी से बाईपास बनाया जा सके।
अगर किसी जिले में किसी विभाग की सड़क नहीं है तो वहां नई सड़क बनाकर बाईपास का निर्माण करवाया जाएगा, और अगर नई सड़क के निर्माण में जो बाधा आती है तो पहले से जो सड़क है उसी पर एलिवेटेड रोड बनाकर बाईपास के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। नई सड़क बनवाने को लेकर इस बात का ध्यान रखा गया है कि सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण कम से कम करना पड़े ताकि दिक्कत कम हो और काम जल्दी हो। इन जिलों में बाईपास बनने से फायदा ये होगा कि जाम की समस्या कम होगी और राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना में पहुंचने के समय को 5 घंटे तक सीमित कर दिया जाएगा। यानी अगर आप राज्य के किसी भी कोने में रहिएगा तो आप मात्र 5 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। बाईपास बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि जितने भी प्रमुख संस्थान जिला में हैं वहां जाना आसान हो सके, और इस वक्त आप वो सूची देख रहे हैं जिसमें जिलों का नाम, वहां कितना बाईपास बनने वाला है और इस पर कितना खर्च आएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब चौथी खबर, आज 6 जनवरी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, और आज जो बैठक बुलाई गई है वो 18 दिसंबर को बुलाई गई थी, लेकिन उस वक्त जीतन राम मांझी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, इसलिए यह बैठक टाल दी गई थी। 2 जनवरी को जीतन राम मांझी स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं, इसलिए 18 दिसंबर की बैठक को आज बुलाया गया है। इस बैठक को बुलाने के पीछे का 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाना, और दूसरा उद्देश्य है पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को उतारने की रणनीति बनाना। इस बैठक को लेकर मुख्य बात जो है वो ये है कि क्या जीतन राम मांझी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। हालांकि इसका जवाब तो आज शाम तक मिल जाएगा, लेकिन मांझी के हट जाने से भी पार्टी किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष के नाम पर मांझी के बेटे और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री रहे संतोष कुमार सुमन का नाम उछलकर सामने आ रहा है। इसलिए जीतन राम मांझी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी ये सम्मान उनके बेटे को ही मिलेगा। इस बैठक का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाया जाए। पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन पार्टी चुनाव में गठबंधन करके उतरेगी या फिर अकेले उतरेगी, इसे लेकर इस बैठक में चर्चा होना है। अब अंतिम और पांचवी खबर, कल नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसमें खास क्या है ये समझिए। वैसे बच्चे जिनके दिल में जन्म के साथ ही छेद होता है उनके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी। कोरोना की वजह से कॉमर्शियल और मालवाहक वाहनों के लिए लॉकडाउन की अवधि का रोड टैक्स को माफ करने पर भी मुहर लगा है। सरकार ने 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड टैक्स पर लगे जुर्माने को माफ कर दिया है। इससे पहले भी सरकार 63 दिनों का रोड टैक्स माफ कर चुकी है। इसके साथ ही होमगार्ड के जवानों को पुलिस की तर्ज पर ग्रेड पे का लाभ देने के बात पर भी मुहर लगी है, और अब होमगार्ड के जवानों को ग्रेड पे के तौर पर 2400 और 2800 का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने जमीन के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ रुपया स्वीकृत करने के अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में 26 पद और जिला क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 143 पद सृजन करने पर भी मुहर लगाई है। वहीं भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अध्यक्ष भी बनाए गए और इसकी अध्यक्षता जिले के कमिश्नर को दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायत के उत्थान के लिए 130 करोड़ रुपया रिलीज करने पर फैसला भी हुआ है। आज इतना ही, धन्यवाद।